नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस एकेडमी में। मैं दीपक रोहित आज आपको पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम। तो ये हमारा मैथ्स का पहला टॉपिक है जिसमें हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ से इसके क्वेश्चन बनते हैं और वन बाय वन हम गणित के सभी टॉपिक को करेंगे। तो ये सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। तो संख्या पद्धति कितने प्रकार की होती है? संख्या पद्धति होती है दो प्रकार की। एक होती है दार्शनिक पद्धति, और दूसरी होती है द्विआधारी पद्धति। ठीक, तो दार्शनिक पद्धति में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? देखिए, दार्शनिक पद्धति में 0 से लेकर 9 तक के सभी अंकों का अध्ययन करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये। और द्विआधारी पद्धति में हम 0 और 1 का उपयोग करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होता है, नंबर सिस्टम। और ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 1 से लेकर 9 तक की सभी अंकों से हम संख्याएं बनाते हैं। और ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है द्विआधारी पद्धति, इसमें हम 0, 1 से प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक, तो ये द्विआधारी पद्धति जो है कंप्यूटर में यूज होती है। तो हमें अध्ययन करना है दार्शनिक पद्धति का। दार्शनिक पद्धति से हम कैसे संख्याएं बनाते हैं, संख्याओं का निर्माण करते हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो दार्शनिक पद्धति में देखिए 1 से लेकर 9 तक जो अंक रहते हैं इनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। क्योंकि सार्थक अंक इसलिए बोलते हैं कि इनका अर्थ रहता है, अपने आप में एक अर्थ रहता है। लेकिन शून्य का अपने आप में कोई अर्थ नहीं रहता। अगर ये अकेला रहता है तो शून्य शून्य रहता है, उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो इसको बोलते हैं हम असार्थक अंक। ठीक, अब हम देखते हैं कि संख्या में संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्याएं, ठीक, जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक, और एक होती हैं काल्पनिक संख्याएं। इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, अब काल्पनिक संख्याएं जो होती है आपने देखा होगा, कभी आपने पढ़ा है a+ib। तो जो i होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये i जो होता है काल्पनिक संख्याएं होती है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। इंग्लिश में बोलते हैं इसको आयोटा। और i की जो वैल्यू रहती है, i की वैल्यू कितनी रहती है? करनी -1 होती है। ठीक है, और अगर कहीं i वर्ग की वैल्यू फाइंड करना हो तो i वर्ग की वैल्यू होती है ऋण 1, क्योंकि इस पे हम वर्ग कर देंगे तो वर्ग से करनी कट जाएगा तो क्या बचेगा? ऋण 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं जो 0, 1, 2, 3 से बनी होती हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो हम अब पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, अब वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, कभी कोई पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जैसे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं। अब जो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 1, 2, 3, 4 से बनी होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। और कुछ पॉइंट में आते हैं 0.2, 0.3, 0.4। तो ये कहां से आते हैं? इनको बोलते हैं हम भिन्न या दशमलव संख्याएं। ठीक है, तो ये दशमलव संख्याएं। ठीक है, जैसे 1.2, 1.3। तो ये कैसे प्राप्त होती हैं? जब हम परिमेय संख्या पढ़ते हैं तो 1/2 की वैल्यू आ गई 0.5, है ना। तो ऐसा होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं अब वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है,
तो वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं देखिए क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं, इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर सभी धनात्मक नंबर, सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो इसमें जीरो को हम सम्मिलित नहीं करते हैं। तो जीरो को छोड़कर सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी हम मानते हैं अनंत को। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या के बाद अब पढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर। ठीक, तो होल नंबर क्या कहलाते हैं? तो होल नंबर हम ये मानते हैं कि जीरो प्लस सभी प्राकृत संख्याएं, मतलब जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं में, तो वो क्या हो जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। मतलब जीरो तो है, इसके साथ में क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 से लेके अनंत तक सभी संख्याएं, ये क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, और इनको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याओं को हम बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर क्या कहलाते हैं? इंटीजर, अब देखिए होल नंबर हमें पता है कि जीरो से लेकर अनंत तक होते हैं, तो होल नंबर को मिलाकर, पूर्ण संख्याओं को मिलाकर और सभी ऋणात्मक संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं बनती हैं, जो नंबर आते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है, जैसे कि 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर हम अनंत तक पढ़ चुके हैं कि ये क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्याएं। और इसमें अगर हम ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 से अनंत तक ले लेते हैं, तो ये पूरे क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं। इनको हम बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इंटीजर। अब देखिए जो पूर्णांक संख्या होती हैं, ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? ये कि देखिए इधर ऋण आ रहा है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और ऋण के अनंत तक। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है? ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। क्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक, ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं। और जहां देखिए ये 1 2 3 जहां धन आ रहे हैं, धन 1 धन 2 धन 3, तो ये क्या कहलाएंगी? धनात्मक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, धनात्मक पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब पूर्णांक संख्या या इंटीजर के बारे में बात की जाए तो उसमें आएगा कि शून्य क्या है, धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो उसमें हमारा उत्तर रहेगा शून्य ना तो ऋणात्मक है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, और ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, क्या है? जो शून्य है अपना, ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्णांक संख्याओं में तो आता है, जीरो जो है पूर्णांक संख्याओं में तो आता है, परंतु ये ना तो धन है और ना ही ऋण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। पूर्णांक संख्या के बाद हम पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या।
ठीक है। तो भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, ये संख्याएं क्या होती हैं? तो हम कैसे पता करेंगे भाज्य संख्या कौन सी है और कौन सी अभाज्य? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा, ठीक है, मान लीजिए कोई भी संख्या है तो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए कि एक और स्वयं के अलावा उसका कोई अन्य गुणनखंड हो। जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, हमने ले ली 8, ठीक है, तो 8 संख्या ले ली, तो ये कैसे पता करें कि ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो इसमें क्या होता है, हम पहले एक से, एक इसका एक गुणनखंड है कि एक से भी भाग जा रहा है, और फिर स्वयं है तो 8 से स्वयं का भी भाग जा रहा है। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 2 हुआ और 4 हुआ, कि इनसे भी इसमें भाग चला जाएगा। तो कम से कम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? भाज्य, ठीक है। तो इधर भाज्य संख्या क्या कहलाएगी कि स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भाग जाए, किसी अन्य से भाग जाए, ठीक है, भाग जाए। अब देखते हैं भाज्य संख्या समझ में आ गई। अब जैसे ले लेते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हम देखते हैं एक है, तो एक को हम लेंगे नहीं, क्योंकि एक जो है वो हमने बोला है कि एक से और स्वयं के अलावा किसी अन्य से जाए, तो एक तो आएगा नहीं। फिर 2 देखते हैं, तो 2 में एक और स्वयं का मात्र जा रहा है, तो 2 भी नहीं है। 3 की बात करते हैं, तो 3 में सिर्फ एक का जाएगा और 3 का जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब लेते हैं 4, तो 4 में क्या है, एक से भाग जा रहा है और स्वयं से भाग जा रहा है, लेकिन इसके अलावा 2 से भी भाग जा रहा है, तो ये सबसे पहली भाज्य संख्या कहलाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या इसको बोलते हैं। अब अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, तो विषम भाज्य संख्या हम देखते हैं 9, तो 9 में 1 से जा रहा है और 9 से जा रहा है, लेकिन 3 से भी जा रहा है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 9। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो 9 होगी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या, ठीक। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्राइम नंबर क्या कहलाता है? तो देखिए इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, किसी अन्य से भाग जाए, ये इस टॉपिक को, इस सेंटेंस को छोड़कर, मतलब एक से भाग जाए और स्वयं से जाए, इसके अलावा किसी और से ना जाए। जैसे अभाज्य संख्या में एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना, ठीक है। मतलब क्या है कि एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, किसमें? अभाज्य संख्या में। जैसे देखते हैं कि हमने ले लिया 1, ठीक है, तो 1 की तो हम बात कर रहे हैं कि एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो, तो 1 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से तो हम चेक करते हैं, तो 1 छूट जाएगा। फिर देखते हैं हम 2, तो देखिए 2 में 1 से तो जा रहा है, 1 दूने 2, और स्वयं से भी जा रहा है, इसके अलावा कोई और अन्य गुणनखंड है? नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 2। फिर उसके बाद फिर क्या हो जाता है? 3, फिर 5, फिर 7, ठीक है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं बन जाती हैं। अब देखिए सब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या,
तो सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या कहलाएगी? 2। ठीक है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो क्या कहलाएगी? 3। ठीक है। अब इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है। तो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो हम देखते हैं 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाँ, तो 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कुल 9 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 9 अभाज्य संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं और 25 से लेकर 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं। कितनी? 6 है। ठीक है, तो टोटल 1 से 50 तक कितनी हो जाएंगी? 15 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कभी आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 9 और 25 से 30 तक हमें पता है कि एक ही होती है 29। ठीक है, तो 29 होती है, तो ये 9 है 1 से 25 तक की, और 25 से 30 तक में एक और जोड़ देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 1 से 30 तक 10 अभाज्य संख्याएं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से लेकर 100 तक टोटल होती हैं, अब इधर लिख लीजिए 50 से 100 तक की कितनी होती हैं? 10। ठीक है, 50 से 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब टोटल अगर पूछा जाए कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? 25। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी पूछा जाए कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाती है, 45 का पूछते हैं, 40 का पूछते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? हमें पता है कि 1 से 50 तक कितनी है? 15 संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 50 तक 15 हमें पता है। ठीक, अगर पूछा जाए 40 तक का, तो 40 तक का हम क्या कर देंगे कि 50 में से जो 50 और 40 के बीच में अभाज्य संख्या है उनको घटा देंगे, तो हमें 1 से 40 तक का पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहता है कि क्या कोई सम अभाज्य संख्या है? अब क्वेश्चन बनता है कि क्या कोई सम अभाज्य संख्या है, तो हाँ, 2 जो है सम अभाज्य संख्या है। तो इसके क्वेश्चन लिखिएगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं अभाज्य संख्या से। ठीक है, अभाज्य संख्या से सबसे ज्यादा क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करें? तो रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/3, 5/7, 1/2। कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर जो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि इरेशनल नंबर से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन आता है, तो इसकी परिभाषा है जिन्हें हम p/q के फॉर्म में p/q में नहीं लिख सकते। जैसे कि संख्याएं हैं करणी 3, करणी 5, करणी 7। ठीक है, और करणी 1, करणी 4 ये वर्ग आ जाते हैं, तो इनको हम 2 के फॉर्म में, 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर नहीं होते। तो करणी 3, करणी 5, करणी 7 जो संख्याएं करणी में होती हैं और जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पाई जो है, पाई का मान होता है 22/7।
22/7। लेकिन ये जो पाई का मान है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, इसलिए जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं कौन सी, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याएं समझिएगा, सम संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो सम संख्याएं 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10 तो सोन आगे तक जिनमें 2 से भाग चला जाए वो क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो सम संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम संख्याओं को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर। और विषम संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें 2 से भाग ना जाए। ठीक है, जिनमें 2 से भाग ना जाए, जैसे कि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, इनफाइनाइट तक। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जा सके वो क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम एक संख्या और पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, एक संख्या और इंपोर्टेंट पढ़ते हैं। जैसे कि देखिएगा, एक संख्या और होती है परिपूर्ण संख्या, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, परिपूर्ण संख्या होती है। तो परिपूर्ण संख्या क्या कहलाती है, परिपूर्ण संख्या। ठीक है, परिपूर्ण संख्या, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो परफेक्ट नंबर ऐसी संख्याएं जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर उसके बराबर हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली n। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जितने भी गुणनखंड होंगे 1, 2, 3 से डॉट 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 n तक, तो ये सभी गुणनखंडों का योग n के बराबर होना चाहिए, लेकिन n को छोड़कर। ठीक है, इसके जो पहले गुणनखंड हो उनका योग n के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो n के बराबर होना चाहिए, तो वहां संख्या क्या कहलाएगी, परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे कि हम लेते हैं कोई भी संख्या, हमने ले ली 1। ठीक है, तो 1 का गुणनखंड 1 ही है, तो ये तो हम लेते नहीं है क्योंकि 1 सबसे छोटी संख्या है। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 के कौन कौन से गुणनखंड है, 1 हो गया 1 और 1 हो गया 2। अब इनका योग करेंगे तो आएगा 3, तो ये तो होगी नहीं। अब 3 चेक करते हैं, तो 3 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 हो गया और 1 3 हो गया, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगी। तो ऐसे देखते हैं, तो सबसे पहली परिपूर्ण संख्या होती है 6। ठीक है, हमें इसको छोड़ना है, तो इसके सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा गुणनखंड, फिर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 3। अब देखिए, हम 1 और 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा, और हमें उसी संख्या को छोड़ना है क्योंकि ये खुद उसका गुणनखंड रहता है, लेकिन हमें उसको छोड़ना है। ठीक है, तो एक संख्या हो जाती है, पहली परिपूर्ण संख्या कौन सी है, 6। ऐसे दूसरी परिपूर्ण संख्या जो है वो होती है 28, मतलब 28। 28 में देखिए हम कितने गुणनखंड, 1 तो होगा, 1 हर संख्या का गुणनखंड रहता है, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, और फिर क्या होगा 14 होगा। और 28 को हम लेते नहीं। अब देखिए 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 3 और 4 7 और 7 14 और 2 28। ठीक है, तो इधर इनका योग कितना आ गया, 28। जब सबको जोड़ेंगे हम तो हमें क्या प्राप्त होगा, 28। तो ये 28 के बराबर है। ठीक है, 28 को छोड़कर, तो दूसरी परिपूर्ण संख्या कौन सी है, 28। ठीक है, अब आज की क्लास इतनी ही रहने देते हैं, उसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हम करने वाले हैं, ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। तो देखिए, हम तैयारी कर रहे हैं
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। इसमें आपको देखिए क्या आ जाएगा, एमपी पुलिस की बात करते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल आ जाएगा, पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल। इसके बाद हम एसआई, एमपी एसआई के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है एमपी एसआई में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद एसएससी की बात करते हैं, फिर बैंकिंग में, मतलब सभी जगह ये मैथ से सबसे पहले ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए नंबर सिस्टम सबसे पहला टॉपिक रहता है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज नंबर सिस्टम के बाद जैसे एलसीएम एचसीएफ हुआ, एज हुआ, रेशियो हुआ, ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर, और जितना क्राउड होगा उतना मुझे भी मजा आएगा, पढ़ाने में अच्छा लगेगा और आपको नई नई चीजें मैं सिखाने में मुझे खुशी होगी, ठीक है। तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक। थैंक यू।